देखिए इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से, ताकि आप जब मेरा ये वीडियो देखें तो जब आप बुक लगाएं तो आपको रिलेशन की मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, यानी सारे सम्स आप उसके अच्छे से कर सकें। तो एक एक करके इसके टॉपिक को ध्यान देते हैं और उसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है, बाकी कंपैरिजन ऑफ द चैप्टर्स ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो पूरा थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो यूज होता है जनरली हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट, और कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो स्मॉल ब्रैकेट में मान लीजिए मैंने कोई दो एलिमेंट डाला, जैसे 1, 2 और यहाँ भी डाला 1, 2। तो ये जो है ये स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर्ड पेयर को। ध्यान से सुनिए, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला गया भाई? ऑर्डर किया गया। ऑर्डर क्या किया गया भैया? तुम 1 पहले हो, 2 बाद में हो, ऑर्डर हो गया। अब मैं इसको कहूँ कि भाई क्या 2, 1 ये भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन इसमें क्या है भैया 2 को तुम्हें पहले होना है 1 को बाद में। ये दोनों चीजें सेम नहीं हुई, इसलिए ऑर्डर पेयर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि पहला वाला कौन है और दूसरा वाला कौन है। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट निकाला, तो कर्ली ब्रैकेट से आपका पुराना जिसका है सेट, याद है? तो सेट का रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट से। इसमें देखो क्या कभी हम 2, 1 लिखते हैं तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? नहीं किया, दोनों आपस में बदल के, लेकिन एलिमेंट तो सेम ही है, तो सेट तो एक ही हुआ। ये सेट हुआ और ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ, इन दोनों में बड़ा अंतर हुआ। ये दोनों की अंतर को आपको हमेशा ध्यान रखना है इस पूरे वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि ये रिलेशन क्या हुआ। तो रिलेशन में ये हुआ भैया कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बस यही है रिलेशन और कुछ नहीं है। सेट किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए को, मान लीजिए ए कोमा बी, एक तो एलिमेंट है लिया, ए को लिया ए कोमा बी, और एक सेट बी को लिया, मान लीजिए 1, 2, 3, दोनों सेट हैं। और हमने क्या कहा रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ए सेट लिया, बी सेट लिया, मैंने कहा भाई एक क्रॉस बी, देखिए नाम ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों सेट का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो आपको याद होगा ए रिलेट करेगा तीनों के साथ, a, 1, a, 2, a, 3, फिर b, 1, b, 2, b, 3, यही तो हुआ a क्रॉस b। अब इस a क्रॉस b में ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो लिखे हुए हैं ये सारे रिलेशन है। अब इसमें आपको एक बात और बताओ कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि कोई एक रिलेशन उठा दिया, रिलेशन उठा लिया मतलब कुछ इसके सबसेट्स उठा दिया। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, सबसेट्स का मतलब यहाँ क्या होता है? आपको याद होगा जब आपने सेट्स पढ़ा होगा कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, तो आप कहते हैं किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हो उसको 2 टू द पावर उस एलिमेंट्स को डाल दो। कितने एलिमेंट हुए? ये पूरा एक एलिमेंट हुआ, एक ब्रैकेट को लेते हुए एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इसमें इस सेट के अंदर। इस सेट का नाम क्या है? a क्रॉस b। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 टू द पावर 6 इसके क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। और वही सबसेट्स इसके, अच्छा सबसेट्स का नॉन एम्प्टी सबसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स की रिलेशन हो गए। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन की हम बात करेंगे अभी, लेकिन नॉन एम्प्टी सबसेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नॉन एम्प्टी subsets are relations from कहां पे from the set A to the set B, from set A to set B। एक सिंपल सी बात थी, मैंने क्या किया था, सेट A लिया था, सेट B लिया था, फिर एक क्रॉस B लगा दिया, तो ये सारे इसके एलिमेंट्स आ गए। तो इन्हीं को ही तो हमने रिलेशन बोला। और ये ही खाली रिलेशन नहीं थे, इनके सारे सबसेट्स
सारे सबसेट्स का मतलब क्या, 2 की पावर 6। नॉन एम्प्टी सबसेट की अगर बात कर लें, तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट की बात कर लें, तो वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट में पाई नहीं होता है या एम्प्टी सेट नहीं होता है, उसको छोड़ के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे रिलेशंस हो गए। कौन से? ए से बी। अब मैं इसमें एक एग्जांपल उठा लूं कि इसमें तो बहुत से हो गए भाई, मतलब 64 रिलेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने एक कोई सबसेट उठा लिया इसका, जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पे एक रिलेशन आर। आर फॉर रिलेशन, आर फॉर रियल नंबर नहीं, कंफ्यूज ना होइएगा, आर फॉर रिलेशन है। तो सेट का नाम आर फॉर रिलेशन दिया और उसमें हमने कुछ इसके सबसेट उठा दिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया a, 1 और b, 2। बस ये भी तो एक रिलेशन हो गया। और ये क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? a क्रॉस b का सबसेट है। और रिलेशन होता क्या है? ये नॉन एम्प्टी सबसेट्स होते हैं। कहाँ पे? a से b के बीच में। तो इस रिलेशन में हमने आपसे पूछा कि भैया डोमेन बताओ। डोमेन याद होगा आपको, डोमेन वर्ड तो फिर से रिकॉल कर ले। तो डोमेन हो गया पहला वाला एलिमेंट, तो a, b, ये हो गया डोमेन। रेंज बताओ, तो रेंज हो गया बाद वाले 1, 2, ये रेंज हो गया। अब हमने कहा कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन जो होता है वो जो सेट बी के एलिमेंट्स है, जो हमने अभी लिखा था बी 1, 2, 3, यही कोडोमेन होंगे। कोडोमेन हो गया 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे इतनी बातें हो गई। अब हमने कहा भाई ऐसा है कि देखिए फिर से देख लीजिए, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रिलेशन की मीनिंग बता दी कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ सेट, किसी भी सेट के अंदर। तो अब हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालें। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट, वर्ड ध्यान दीजिएगा, ऑन अ सेट लिखा। ऑन अ सेट का मतलब ऑन अ सेट मान लीजिए ए लिया, तो हमने बी तो लिया नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर तुमने ए में लिया a, b, तो ए सेट ए ऑन ए, तो ए का ए के साथ ही रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, तो ए क्रॉस ए करना पड़ेगा हमें। और ये बन गया a, b, b, so how many subsets you can have in this? 2 to the power 4 ना, 4 एलिमेंट आ गए 2 to the power 4। तो ये सारे सबसेट्स ही तो उसकी क्या कराए? नंबर ऑफ रिलेशंस कराए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस में अगर हमने मान लिया कि एक सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट है, वो m बोल दिए, दूसरा सेट भी हमने वही ले लिया क्योंकि a पे ही बताना है, इसमें हमने n मान लिया, तो m में भी 2 है, n में भी मान लीजिए 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 टू द पावर mn। फिर से देखिए, जैसे अगर हमने सेट माना यहाँ पे p q r और b हमने मान लिया, बस सेट दूसरा ले लिया, p a ऑन ए नहीं किया, b कर दिया, तो b ले लिया हमने यहाँ पे 1, 2। तो हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? a क्रॉस b में जितने सबसेट्स होंगे वही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। अच्छा, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आ गए? 3 into 2 दैट इज 6 एलिमेंट्स। अब 6 एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power 6 बनेंगे, तो कितने हो गए? 64। अब लेकिन हमको बिना निकाले कैसे निकालें? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, 2 to the power m, and m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट b। हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 to the power 3 into 2, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ये हो गया 2 to the power 6। तो बात तो वही है। तो ये फॉर्मूला भी आपका नंबर ऑफ रिलेशन को बताता है। नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power mn, where m is the number of elements in the set A and n is for the number of elements in the set B। चाहे आप इससे डायरेक्ट निकालिए, चाहे a क्रॉस b निकालने के बाद उसके सबसेट्स निकाल लो, वही नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकते हैं? 2 to the power mn। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कहा रिलेशंस में टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में जैसे बहुत से टाइप्स आ गए, तो जो जो मतलब मेन टाइप्स हैं हम लोग उसकी डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के हम लोग बुक्स में नाम जानते हैं। तो जैसे पहला टाइप आता है बाइनरी रिलेशन। अब इस बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब? देखिए बाइनरी का मतलब आप जानते हो ना, बाई बाई मतलब दो, बाइसिकल दो पहिए, तो
बाइनरी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें एक का दूसरे के साथ हो। तो ऑब्वियस तो है अगर हमने कहा कि एक रिलेशन डेवलप किया, यहाँ पे हमने आपको बताया सपोज करिए सेट ए, भाई जब भी हम रिलेशन दिखाएंगे तो सेट करके दिखाते हैं, तो सेट ए लिया तो ए ऑन ए मतलब ए क्रॉस ए। अब ए में आप अपने मन से कुछ कंसीडर कर लो 1 2 3। अब इसमें जब भी आप ए क्रॉस ए निकालोगे, जैसे इसका 1 2 3 किया, ए क्रॉस ए किया, तो आपका क्या आएगा? वो बहुत से एलिमेंट आएंगे ना 1,1 1,2 करते हुए और 3,3 कर जाएगा। तो देखिए इसका सारे सबसेट जितने भी होंगे तो सारे एक के साथ दूसरा दो ही तो है या दो ही तो है या दो ही तो है। तो एक क्रॉस ए में जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशन होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन का मतलब हुआ कि सबसेट्स ऑफ ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए का खुद के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जितने भी एलिमेंट्स आए उस एलिमेंट का सबसेट जो भी आएंगे वो सारे के सारे क्या कराएंगे? बाइनरी रिलेशन कराएंगे। बाइनरी रिलेशन की मीनिंग आपको समझ आई? Every subset of A cross A is a binary relation on A। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला? Every subset on A। on A का मतलब A cross A, उसमें कितने हैं? जितने एलिमेंट हैं इसके सारे सबसेट निकालोगे बहुत से सबसेट आ रहे हैं है ना। तो यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 के 9 यानी 9 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और 9 एलिमेंट जब यहाँ पे हैं तो 2 to the power 9 इसके सबसेट्स, तो सारे सबसेट्स क्या कहलाए? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन मतलब एक का दूसरे के साथ। फिर एक वर्ड आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको कहते हैं आई ए का मतलब एक सेट ए है तो ए ऑन ए यानी ए क्रॉस ए में आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है। तो अगर हमने मान लीजिए एक सेट का नाम ए दिया और ये दिया 1 2 3, तो हमें इसका अगर आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो आप बताओ ना ए क्रॉस ए में तो बहुत से एलिमेंट आएंगे है ना, जैसे 1,1 1,2 चलिए करके 3,3 तक जाएगा ये पूरा ए क्रॉस ए, ठीक है तो बोलते हैं। लेकिन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? ये सिर्फ वही एलिमेंट लेता है जो कि एलिमेंट इसके अंदर ए है उनका खुद के साथ रिलेशन, बस और कुछ नहीं। मतलब 1,1 2,2 3,3 और कुछ नहीं। इतने अगर आपने लिख दिया और क्लोज कर दिया, एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट डाला इसमें आपने, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब जो सेट मेन सेट ए था उसमें जितने एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ जो रिलेशन बना है उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फिर अब बात करते हैं, एक बात और आती है यहाँ पे, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी से मतलब क्या है? ऐसा कोई रिलेशन ही ना हो। मैंने एक सेट मान लिया ऑल फीमेल, ऐसे मानिए ऑल फीमेल पर्सन, ऑल फीमेल पर्सन। और फिर मैंने कहा यहाँ पे कि एक रिलेशन आर को डेवलप किया, कैसे कि इज ब्रदर ऑफ, या ऐसे डाल दे स्मॉल ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ये ए स्मॉल और स्मॉल बी कौन है भैया? ये तो इसी के अंदर आएंगे, दूसरे ए तो ये इसी के अंदर से सारे एलिमेंट उठाते हैं, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए फॉर ऑल, ये ऐसे लगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ये जो हमने लिखा कि आर क्या लिखा मैंने, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और वहां पे क्या लिखा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसमें हमने देखा कि जब आप ए इज द ब्रदर ऑफ बी बोले यानी ए क्या है? मेल है, और हमने क्या लिखा है? ए बी ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये ए तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ब्रदर है, ये मेल है, और यहाँ पे क्या है? फीमेल है। तो क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट इसके अंदर होगा जो मेल होगा? तो नहीं है, यानी आप उसके साथ रिलेशन नहीं दिखा पाओगे, एम्प्टी रिलेशन होंगे। तो इसी को बोला हमने आर इज द एम्प्टी रिलेशन। फिर बात आई यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या होता है? भाई सिंपल, ये तो हम बार-बार लिखे पढ़े थे, अभी हमने कितनी बार यूनिवर्सल रिलेशन को लिखा है। उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आपने सेट ए लिखा 1 2 3, उसी एग्जांपल को बार-बार उठाते हैं।
तो ए क्रॉस ए यानी इस एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन, सबके साथ मतलब 1 2 3 जो है वो 1 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 3 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी। मतलब क्या हुआ, तो यही हुआ कि 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1 2 1 3 और फिर क्या 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये लास्ट में ये सारे जब इसके अंदर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए, ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें हम एक बात और भी कर सकते हैं कि एक 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 स्टेटमेंट दे सकते हैं इस पे कि आई एंटी नॉट आई एंटी रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होगा नम मतलब स्मॉलेस्ट रिलेशन बना और यूनिवर्सल रिलेशन जो होना वो लार्जेस्ट रिलेशन होगा। इससे बड़ा रिलेशन हो ही नहीं सकता, इसमें सारे रिलेशन मौजूद है ना, सबका एलिमेंट का सबके साथ बना हुआ है और एंटी रिलेशन में किसी का किसी के साथ नहीं बना, ये स्मॉलेस्ट बन गया और ये लार्जेस्ट बन गया। ठीक है, फिर बात हुई स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन में। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर बात करें हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्पेशल टाइप है, यही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ क्या, इसकी बात कर लें। इसको सिंपल सी बात करते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ ले कि अगर हमने कहा भाई कि एक रिलेशन R को डिफाइन किया इज पैरेलल ऑफ, ऐसा कुछ इज पैरेलल ऑफ, ये रिलेशन है मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे A इज पैरेलल टू B। अब ये A और B क्या हो गए, ये A और B सेट में आ गए, किस सेट में आ गए A सेट में, जिस सेट A की जो बात करते हैं कोई भी सेट का नाम A हो गया, उसके अंदर A और B पड़े हुए हैं। वो कैसे पड़े हैं, तो अगर उनमें A और B में पैरेलल का रिलेशन है, ये R हो गया, तो ये AB A is parallel to B where for all AB belongs to R, so belongs to the set A, not R, R is the relation, तो AB कहाँ है, belongs to the set A, तो A is parallel to B। अब A is parallel to B में हमने कहा कि भाई क्या A is parallel to A, या खुद का आदमी खुद पैरेलल हो सकता है, जरूर होगा। कोई भी लाइन अगर हमने ऐसे लिखी, वो लाइन को हम कंसीडर करते हैं लाइन L मान लीजिए, वो अपने आप की पैरेलल होगी, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, एक लाइन अपनी खुद की परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन एक लाइन खुद की पैरेलल जरूर होती है। जैसे कि आई माई सेल्फ अ फ्रेंड, मैं खुद का दोस्त हूँ, ठीक है, मैं खुद का दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त। ये एक खुद के साथ रिलेशन हो सकता है। तो A is parallel to A, जब A is parallel to B कहा तो क्या A is parallel to A हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक लाइन अपने आप की खुद की पैरेलल होती है। तो इस तरह के रिलेशन जब बनते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कैसे लिखना होगा इसको, लिखने का तरीका देखिए A is related to A itself, A is related to A itself for all A belongs to the set A, ये बात है A is related to A for all A belongs to A। इसका एक और तरीका लिखने का A comma A belongs to the relation R such that for all A belongs to A। ये लिखो आप, चाहे आप ये लिखो, बात एक ही, बस ध्यान क्या देना है कि जो भी एलिमेंट आप लो उसका रिलेशन उसके साथ होना जरूरी है, खुद के साथ होना जरूरी है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक एग्जांपल और अच्छे से लेते हैं समझने के लिए इसको। जैसे अगर मैंने एक सेट लिया A को 1,1 सॉरी मैं सेट ले रहा हूँ, तो अभी सेट पे हम पेयर बनाना चाहते हैं, तो सेट A में ले लिया मैंने 1 2 3, वही पुराना सेट। तो मैंने कहा यहाँ पे कि
अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिया ऐसा कुछ 1,1 1,2,2 3,3 1,3 2,3 कुछ ऐसा ले लिया, तो क्या ये एक सबसेट होगा? तो हमने बोला था क्या है रिलेशन का मतलब क्या होगा? ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन। और वो क्या होता है? सबसेट्स होते हैं। किसके होते हैं? सेट ए के होते हैं। अब सेट ए में कितने सबसेट्स आएंगे? देखिए 2 टू द पावर 9 चला गया, हमने वहां पर गलत लिखा था, ये बन गया 2 टू द पावर 9। अब इसमें हमने जो 9 हमारे 2 टू द पावर 9 जो आपके रिलेशन बने हैं उसमें से सिर्फ एक रिलेशन हमने यहाँ उठा के रखा है, और इसको हमने बोला कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो हमने कहा कि भाई 1 का खुद के साथ रिलेशन है, 2 का खुद के साथ है, 3 का खुद के साथ है। तो R is called a reflexive relation। मुझे यहाँ ध्यान नहीं देना है। अच्छा, हमने कहा कि क्या is R is an identity relation? Identity relation। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? R आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए इसका 1 के साथ 2 का 2 के साथ 3 का 3 के साथ, लेकिन ये दोनों यहाँ नहीं होने चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं हुआ। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ होता कब? जब सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होते तब। तो हम क्या कहते हैं कि सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे। तो हो जाएंगे कि नहीं? तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात। फिर हमने बात किया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? अगर हमने कह दिया कि A इज रिलेटेड टू B, ये मान के चलते हैं कोई भी रिलेशन है, A इज रिलेटेड टू B, इसको देख के अगर हम ये लिखते हैं कि इज इंप्लाइज B इज आल्सो रिलेटेड टू A, कब? फॉर ऑल A B, कहां पे है? किस सेट में? A सेट में, ऑन A। तो A इज रिलेटेड टू B को देख के अगर हम B रिलेटेड टू A लिखते हैं तभी हम ये कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, मतलब बदल जाए। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बराबर है। ये एक लाइन का नाम L है और ये लाइन का नाम मान लीजिए M है। तो आई कैन से ये रिलेशन कौन सा हम डेवलप किए हैं? परपेंडिकुलर का। कौन सा रिलेशन का नाम है? R। R का नाम क्या है यहाँ पे? इज परपेंडिकुलर टू। अब यहाँ पे नाम लगा दो क्या? L is perpendicular to B, M बोला है तो M। This implies क्या M भी परपेंडिकुलर हो गया L का? हो गया। देखो अगर L ने M के साथ 90 डिग्री बनाया है तो M भी तो L के साथ 90 डिग्री बनाएगा। रिलेशन को ही डेवलप किया उसने। This implies M is also perpendicular to L। और लिखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे L is related to M, this implies M is related to L for all L, M belongs to the set A। तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की मीनिंग समझ आई? ऐसा रिलेशन जो एक का दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का भी पहले के साथ हो, तो बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। फिर बात हो गई ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ये क्या होता है? अब इसमें हमने किया कि हमने यहाँ से अभी तक देखिए हमने दो एलिमेंट लिए, एक सेट के अंदर दो एलिमेंट उठाया था, अब हम एक सेट के अंदर तीन एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे एक रिलेशन निकालते हैं A, B, A का B के साथ, ये रिलेशन क्या है? R है, R नाम के रिलेशन में ये बिलोंग करता है। और जो बाद वाला है उससे शुरू करो, B, C, यहाँ पे एंड लगा दो। इसकी मीनिंग क्या होगी एंड की? मतलब ये हमें पता है कि A का कोई रिलेशन है B के साथ और B का भी रिलेशन होने वाला है C के साथ, ये हम मान के चलते हैं, इसलिए हमने एंड लगाया। देखिए A ने रिलेट किया B के साथ किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन से और वही रिलेशन B का C के साथ, ये B वाला ये भी सेम वाला। तो इसको देख के अगर हम ये लिख पाए इफ एंड ओनली इफ,
A is related to C, पहला वाला है इसका, आखिरी वाला है इसका, A is related to C। और क्या होना चाहिए, for all, ये सब ABC कहाँ से लिया है, for all ABC belongs to the set A, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसको एग्जांपल से समझते हैं, इज पैरेलल ऑफ, बड़ा अच्छा एग्जांपल, इज पैरेलल ऑफ, ये एक रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन का नाम है, इज पैरेलल ऑफ। ये रिलेशन में हम देखें तो जैसे हमने कहा कि L is parallel to M and M is parallel to N, कैसे लिखा है, ये L लाइन है, ये M लाइन है, तो L को पैरेलल दिखा दिया M के साथ, और फिर इसको छुपा के देखा, M क्या है, हमने बता दिया कि ये M जो है N के साथ भी पैरेलल है, ये दोनों तो हमें पता था। तो इन दोनों के पता होने के बाद हमने यहाँ से देखा, तो देखा कि क्या L भी पैरेलल हो गया N के साथ, L भी पैरेलल हो गया N के साथ, L is parallel to N, it implies L is parallel to N, कैसे, for all L and N belongs to set A, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात हुई इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, अभी आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि हम कैसे लिखेंगे, अ रिलेशन, ये लिखने का भी तरीका होना चाहिए, रिलेशन, कौन सा रिलेशन, कोई आर नाम का रिलेशन मान, तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, ऑन अ सेट, उसके रिलेशन जब भी बनाते हैं काम बनाते हैं सेट पे बनाते हैं, ऑन अ सेट ए बना दिया, ऑन अ सेट ए का मतलब अब दूसरा सेट बी नहीं लिया गया, मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस ए जाएगा, ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी, ठीक है, क्या रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी an equivalent, an equivalence relation on A, relation on A, if and only, कंडीशन लगाने जा रहे हैं, if and only if, कब होना चाहिए, देखिए फिर से, एक रिलेशन R जो है वो सेट A पे डिफाइंड हुआ किस तरीके से, कब, जब ऐसा हो क्या कि हमारा जो ये रिलेशन R है, R is रिफ्लेक्सिव, तीनों होने चाहिए ना, R क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, मतलब क्या था इसका, A, A belongs to R for all, तो A का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, तो A, A belongs to R for all A belongs to the set A, फिर क्या हुआ था, R is symmetric, सिमेट्रिक की मीनिंग क्या थी, अगर A का रिलेशन B के साथ है ऐसा कुछ, तो इट इंप्लाइज B का रिलेशन A के साथ हो जाए, है ना, where AB belongs to the set A for all AB, for all AB belongs to the set A। फिर एक तीसरा आया क्या, ट्रांजिटिव, R को, इसी रिलेशन R को क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था, सिमेट्रिक होना चाहिए था, और अब क्या होना चाहिए इसको, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तो उसके लिए हम क्या करते थे याद है, A का रिलेशन B के साथ दिखाया एंड B का रिलेशन उसी तीसरे एलिमेंट C के साथ दिखाया, तो इससे क्या पता चला, B का रिलेशन C के साथ, B का रिलेशन C के साथ दिखाया, तो AB belongs to R and BC belongs to R, so this implies AC, ये पहला और ये आखिरी, AC belongs to R, तो हम क्या करेंगे, for all ABC belongs to set A, ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, और ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, ये तीनों डेफिनेशन अगर फॉलो करता है किसी सेट A के रिलेशन R में, ध्यान से देखिए, एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ये तीनों बातें उस सेट के अंदर हो जाएं, उस रिलेशन में हो जाएं, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके एग्जांपल इक्विवेलेंस रिलेशन के बहुत से हैं, जैसे
हमने इसको लिखा, मान लीजिए कि इस पैरेलल को अभी हमने बताया ना, इस पैरेलल टू, ये रिलेशन हुआ। अब देखिए इसमें क्या, अगर एक लाइन एल है तो वो लाइन खुद की पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी। ये रिलेशन क्या है, नाम है पैरेलल। खुद की लाइन खुद से पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, एक लाइन एल पैरेलल हमने बता दिया कि भाई ये पैरेलल है एम के, तो क्या एम भी पैरेलल हुआ एल के? इसी रिलेशन को फॉलो किया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। फिर हमने कहा कि भाई एक और एलिमेंट ले लिया, मतलब एक लाइन और ले ली जो कि पैरेलल है, एल पैरेलल था एम के, और हमने मान लिया एम पैरेलल है एन से। तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, पहला वाला आखिरी के पैरेलल हो गया ना, यानी ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, तो ए भी पैरेलल हो गया सी के। तो इसलिए हम क्या कह दिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और ये पूरे ए के अंदर, पूरे सेट के अंदर अगर ऐसी बात हो गई तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये हमारा इस पैरेलल ऑफ रिलेशन, इस पैरेलल टू या इस पैरेलल ऑफ भी लिख सकते हैं, तो इस रिलेशन में हमने इसको रिफ्लेक्सिव करा, सिमेट्रिक किया, ट्रांजिटिव भी कर दिया। जब ये तीनों बातें इसके अंदर हो गई, ये रिलेशन का नाम क्या पड़ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। करेक्ट। एक और रिलेशन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। रिलेशन तो बहुत से, हम छोटे से एग्जांपल्स लेंगे। इस कॉन्ग्रुएंट टू का मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था, याद करिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था, तो उससे अगर मीनिंग समझ सकते हो तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था, सेम शेप सेम साइज। तो अगर एक ट्रायंगल या खुद के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर ये ट्रायंगल इसके बराबर है तो क्या ये ट्रायंगल दूसरी वाली पहले के बराबर होगी, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अगर ये इसके बराबर है और हमने कह दिया एक और ट्रायंगल ले लिया, ये इसके बराबर है, तो क्या ये पहला वाला इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके। तो इस कॉन्ग्रुएंट टू रिलेशन जो हो गया वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो बात समझ में आई यहाँ तक? ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स थे। अभी हम लोग उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल इन द सेंस क्वेश्चंस करेंगे जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो और आपको समझ में आ जाए एक बार में, और थोड़े से में सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग अगला वीडियो करेंगे।